के मुद्दे पर भी हम बात करेंगे और आज का मुद्दा भी लगातार भारत और चीन के बीच जो तनातनी बनी हुई है उसी पर हमारी पूरी नजर रहेगी। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको यह बताते चलें कि जहां एक तरफ से भारत और चीन लगातार वार्ता कर रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन उस बातचीत का अभी तक कोई भी अच्छा नतीजा सामने नहीं आया है और जो कुछ ब्लैक टॉप और हिल टॉप के ऊपर हुआ है उसके बाद जिनपिंग की सल्तनत के अंदर भूकंप आ चुका है और माना जा रहा है कि जिनपिंग ने अपने सभी लोगों के साथ सलाह मशवरा शुरू किया है और मीटिंग्स हो रही है, यानी पीएलए के टॉप ब्रॉस की मीटिंग हुई है। वहां पर क्या कुछ हुआ है आज इस पर भी चर्चा करेंगे। बड़े मुद्दे हमारे पास है आज और बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन लद्दाख पर जाने से पहले सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच वहां पर झड़प शुरू हुई है। सोबा कश्मीर के बड़गाम इलाका, मागाम, नारबल, काउसा का इलाका है, जहां पर इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद सिक्योरिटी एजेंसी जिनमें राष्ट्रीय राइफल्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और सीआरपीएफ की टुकड़ी है, ज्वाइंट ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया। काउसा का एरिया है और उस काउसा के एरिया में जो ही सर्च शुरू किया गया उसके बाद वहां फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में अब ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे हैं कि सेंट्रल कश्मीर का नारबल का काउसा इलाका है जो बड़गाम का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का, वहां पर सीआरपीएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हो गया है और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में फौजी तर्जुमान के मुताबिक 2 या 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर छुपे बैठे। पहली तस्वीरें आप गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए से भी नजर रखने की कोशिश की जा रही है और ग्राउंड जीरो पर कितनी हलचल वहां पर बनी है और गोलियों से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। 2 या 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं, रिहायशी इलाका है। तस्वीर से आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके का इलाका है। सीधे श्रीनगर चलते हैं। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात आपके पास अभी तक है? और ये बड़गाम के अंदर पहला एनकाउंटर नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमने देखा कि इसी वाले बेल्ट के अंदर एनकाउंटर्स हुए हैं। बिल्कुल गौहर, इस इलाके का अगर कहें तो इसी हफ्ते यानी करीबन 10 दिन पहले क्रीरी का जो इलाका वो इसी के नजदीक वाला इलाका है, वहां पे भी इनकाउंटर हुआ था और वो 2 दिन लगभग चला था। और आज का इनकाउंटर जो है ये श्रीनगर के नारबल से लेके मागाम के बीच में लेफ्ट साइड का जो गांव आता है, काउसा का गांव जिसे कहा जाता है, यहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ है। और ये पीछे से आते हुए बड़गाम की तरफ ये रास्ता आता है। यहाँ पे कुछ देर पहले, करीबन 1 घंटा पहले यहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की जो खबर मिली फोर्सेस को, और उसके बाद ही उन्होंने इलाके का कॉर्डन ऑफ किया। और उस कॉर्डन ऑफ के दौरान जब वो इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे तो उस स्पॉट पे पहुंचे जहां मिलिटेंट मौजूद थे और वहां पे पहुंचने के बाद रिटाइलेट फायरिंग हुई और इस फायरिंग का जो गूंज है वो बहुत देर तक सुनाई दी। अभी भी इलाके में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं और अभी भी माना यही जा रहा है, जो हमारे लोकल इनपुट से उनकी खबरों के मुताबिक यहाँ 2 से 3 मिलिटेंट है और जिनमें से एक लोकल मिलिटेंट है और ये पुराना हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा पुराना मिलिटेंट है, करीबन 2018 से इस इलाके में सरगर्म मिलिटेंट है और ये हिजब के बड़े कमांडर में भी माना जाता है। हमारे पास अभी तक यही इनपुट्स हैं कि 2 से 3 मिलिटेंट हैं और गोलीबारी, इब्तदाई गोलीबारी में कुछ फौजियों के जख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। हमारे पास ये खबर भी आई कि 2 फौजी जख्मी हो चुके हैं जिन्हें वहां से शिफ्ट करके श्रीनगर के बेस अस्पताल पहुंचाने जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इलाके में, पूरे इलाके में साफ जाहिर है इस इलाके में इससे पहले भी इनकाउंटर्स होते रहे, लेकिन इस इलाके में पर्टिकुलर इस गांव में अभी तक 90 के बाद बहुत कम इनकाउंटर्स हुए, बहुत कम इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई है। इसके साथ वाले इलाकों में मिलिटेंसी की वारदातें या इस तरह के बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये काउसा का एरिया जो है बहुत ही घना आबादी वाला इलाका है, पास में मकान है, गांव का पूरा एरिया जो है वो गांव के तर्ज पर है और 100% विलेज है ये। तो वहां पर ऑपरेशन चलाना, पास का मकान है और आसपास में जो अभी खबर आपके पास है, जो सिविलियंस के मूवमेंट की खबर आ रही थी, उस हवाले से क्या कुछ खबर है? जिस घर के अंदर है ये, क्या वहां से सिविलियंस को रेस्क्यू करवाया गया? देखिए, आपको पहले बताऊं, ये गांव जो है आसपास इसके खेत बहुत हैं, खेतों से भरा हुआ और इन दिनों शाली की फसल जो है काफी ऊंची है। और दूसरा ये है कि ये जो गांव है पूरा बहुत ही कंजस्टेड गांव है,
बड़ा मशहूर गांव है और पुराना गांव है, और जहां पे जिस घर में मिलिटेंट प्रेजेंस देखी गई है, वहां पे पहले जो घर वाले थे या दूसरे उनको निकल जाने का मौका मिल गया है, शायद वो निकल गए हैं। इसी तरह की खबरें आ रही कि वो निकल गए हैं और वहां पे सिर्फ अब मिलिटेंट्स ही हैं, और उसके साथ साथ फोर्सेस ने या फौज जितने भी इदारे वहां पे इस वक्त एक्टिव है, वो सब ने उस घर को और उस पूरे एरिया को जीरो इन किया हुआ है, और ये गोलियां अभी उसी स्पॉट से ही नजर आ रही हैं। आसपास के जो जितने भी रास्ते हैं, जितने भी बाकी जो खेत हैं, खलियान है, वहां पे फोर्सेस की, फौज की पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट है, और माना यही जा रहा है कि यहाँ पे हिजब का बड़ा कमांडर है, वो लोकल इसी गांव का रहने वाला, यही बताया जाता है, और वो है। और उसके साथ ये भी बताया जाता है कि एक और भी है जिसके बारे में अंदेशा अभी तक अंदाजा ही लगाया जाता है कि वो फॉरेनर है। कुल मिला के 2 से 3 मिलिटेंटों का यहाँ पे कहा जाता है, और पहले कुछ खबरें आई थी कि 10 के करीब मिलिटेंट है, ये भी अफवाह चली थी पहले कि 10 के करीब मिलिटेंट है, लेकिन अब जो लोकल लेवल पे सनम फटाफट से ये बताइएगा कि अफवाहों के बीच खबर ये भी थी कि मोबाइल इंटरनेट को शायद डाउन किया जाएगा, ऑलरेडी 2G है उसको और डाउन किया जाएगा ताकि इस तरीके की अफवाहें जो हैं वो ना फैले। तो क्या इस सिलसिले में कुछ ग्राउंड पर दिख रहा है कि अभी नेट चल रहा है या डाउन हो गया है जिला बड़गाम के इस नारबल और देखिए अशफाक के अंदर? देखिए अशफाक, अगर इंटरनेट को डाउन करना होगा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये पूरा एक एरिया में या गांव में नहीं होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है। लेकिन अभी तक बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट चल रहा है, मोबाइल इंटरनेट, जिसके साथ साथ मोबाइल कॉलिंग भी हो रही है। ऐसा कुछ अभी तक नहीं, लेकिन अफवाह चली थी, बीच में बताया गया था कि यहाँ पे यूजुअली जो फोर्सेज है या इदारे जो है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जो इदारे होते हैं, वो इन हालात को देखते हुए इंटरनेट को बंद कर देते, मोबाइल कॉलिंग को बंद कर देते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और माना जा रहा है कि अभी शायद वेट एंड वॉच की पॉलिसी है कि किस तरह के हालात निकल के आते हैं, उस पर गौर खौज भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त बड़गाम का काउसा इलाका है, जहां पर मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज, राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया, और उस मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान अब सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर के अंदर तब्दील हो गया है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा है, और माना जा रहा कि इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंट कमांडर ममनुआ तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन का इस इलाके के अंदर छिपा हो सकता है। ताहम अभी सरकारी तौर पर इस हवाले से कोई बात नहीं कही गई है, फिर ये बताया गया कि 2 या 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर होंगे। चलिए, ये तो खबर थी जम्मू कश्मीर के बड़गाम इलाके से, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी बड़ा ऑपरेशन थोड़ी देर पहले शुरू किया। ग्राउंड जीरो पर चलकर हमने आपको बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, लेकिन अब बढ़ते हैं LAC की ओर। और जब हम LAC की ओर आते हैं तो खबर लेनी पड़ेगी चीन से लेकर पूरी दुनिया की, क्योंकि लद्दाख का जब मामला आता है तो पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त लद्दाख पर है। और सबसे बड़ी खबर जो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना का जमाव हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रहा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी सेना को और ज्यादा भेजने का फैसला ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि तकरीबन 60% इंक्रीज, 60% इंक्रीज कर दिया गया है। बीजिंग की तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया है कि आप वहां पर और फौजें भेजिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। और अब सिर्फ फौजें नहीं जा रही हैं, बल्कि खबर यह है कि रेल के जरिए से जो उनका अपना नेटवर्क है उसमें रेलवे का इस्तेमाल किया जा रहा है, और रेलवे के इस्तेमाल के साथ साथ ही हालात जो हैं वो इस कदर बना दिए गए हैं कि एक तरफ से बातचीत और बातचीत से मसले का हल, और दूसरी तरफ से फौजी जमाव, और फौजी जमाव के बीच जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, और साथ साथ हथियारों को भी वहां पर रखा गया है लद्दाख वाले साइड पर। अब सिर्फ लद्दाख वाला बॉर्डर सिर्फ अभी एक्टिवेट नहीं है, बल्कि खबर जो हमारे पास है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का तिब्बत का इलाका है, जहां पर HQ-9 मिसाइलों को नष्ट किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। एयर टू सरफेस मिसाइल HQ-9 है जिन्हें लगा दिया गया है, और इससे पहले हमने देखा था कि मानसरोवर झील के आसपास भी डिफेंस सिस्टम और सैम मिसाइल को लगाने की बातें सामने आ रही थी। जब इस तरीके का माहौल हो तो इस माहौल के बीच किस तरीके से हम आगे बढ़े, क्या कुछ होगा, एक बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त बनता है। और इसी सवाल के साथ आज की चर्चा हम खोल देते हैं, और चर्चा में जो मेरे साथ आज हमारे मेहमान हैं उनसे फटाफट से आपको मिलवाते चलो।
आज जो मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करेंगे और इस पहले सवाल को हम हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ एनपी सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं, नेवी को पूरी अच्छे से जानते हैं। मोस्ट वेलकम सर एनपी सिंह साहब। ऋषि दीक्षित साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर भूषण दीवान साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी बड़ी महारत रखते हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में रहमत कलीम भी है, जो पल पल एलएसी पर नजर बनाए रखे हुए हैं, न सिर्फ इस वाली एलएसी पर बल्कि पार भी क्या कुछ हो रहा है, पल पल की खबर आपको बताएंगे इस 40 मिनट के दौरान। सबसे पहले डॉक्टर दीवान आपके पास आऊंगा। एक तरफ से वार्ता, चाहे मॉस्को हो या एलएसी का चशूल हो, बातचीत और बातचीत के दौरान अब खबरें जो बहुत ज्यादा आ रही है कि एलएसी पर फौजी जमाव बढ़ रहा है। लद्दाख वाली साइड पर 60% इंक्रीज एलएसी पर किया जाएगा और उसमें अब जो उनका इंटरनल सिस्टम है, पूरे तंत्र को लगा दिया गया है, डिफेंस सिस्टम को लगाया गया है, मिसाइल सिस्टम लगाए जा रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि चीन जो है वो खामोशी के साथ अपनी तैयारियां कर रहा है और हमें बातचीत का लॉलीपॉप हाथ में थमाकर कह रहा है कि बस बातचीत करते रहिए? गौर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। ये चीन की चाल भारत अच्छी तरह देख चुका है और लॉलीपॉप थमाने का सवाल नहीं है। हम जानते हैं, हम भी बातों के साथ बात करते जा रहे हैं और डिप्लॉयमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, मैचिंग डिप्लॉयमेंट। जो होना है वो तो होएगा। चीन ऐसे पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक स्ट्रांग हाथ, स्ट्रांग मुक्का उसको नजर नहीं आएगा, पीछे जाएगा नहीं। हम इससे बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, भारत सरप्राइज बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। हम भी बराबर फुल स्केल में बढ़ा रहे हैं। तो जो आगे होना है, तो अभी 1.5-2 महीना और है जो कुछ होना है। नवंबर के बाद होना बड़ा मुश्किल होता है। हमको पता है 62 का वॉर भी अक्टूबर में ही हुआ था और ये मौका बहुत क्रूशल है। अच्छी बात है ये सब चीज आगे आ रही है। क्यों? जो इलेक्शन अमेरिका के होने हैं और ट्रंप के ऊपर कंपल्शन है कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन वो ले। अगर वो यही मौका है, अगर चीन इस टाइप की चीजें कर रहा है तो कुछ ना कुछ एक्शन अमेरिका भी लेगा और इस हिसाब से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टाइम यही है जिसमें कुछ ना कुछ होगा, वो बताएं कुछ भी, लेकिन हमारी नजर है। एनपी सिंह साहब, जब मैं इस चीज को देखता हूं, जो सिचुएशन अभी हमारी बॉर्डर्स पर बन रही है, ऐसे लग रहा है कि पूरा शांत है। लेकिन जब मैं एनालिसिस करता हूं आर्मी के स्टेटमेंट को, इंटेलिजेंस के स्टेटमेंट को, मीडिया रिपोर्ट्स को, तो ये लग रहा है कि शांत बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो हमें ऊपर से शांत लग रहा है वो अंदर से एक बहुत बड़ा लावा उभर रहा है और थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है कि इस लपेटे में हर एक जाएगा। क्या ऐसी सिचुएशन, एक्सप्लोसिव सिचुएशन एलएसी पर आप भी मान रहे हैं, या आपकी नजर में अभी कुछ वक्त और लग सकता है और तब तक हो सकता है हालात बदल जाए? देखिए, आज एलओसी पे जो सिचुएशन है वो अब तक की संभवतया आजाद भारत के इतिहास में संभवतया सबसे विस्फोटक स्थिति है। 1962 में क्या हुआ था कि हम सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि हम तो हिंदी चीनी भाई भाई करते थे और उधर से उन्होंने आगे अपनी तैयारी से काम कर दिया। हम उतने डिप्लॉयड नहीं थे, इसलिए हमारा नुकसान बहुत अधिक हुआ। लेकिन आज, जैसा अभी दीवान साहब ने बताया, कि आज तैयारी बराबर चल रही है। अगर वहां पर नंबर बढ़ रहे हैं, वहां पर तैयारी बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ भी इक्वली एक्शन लिया जा रहा है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज कोई सरप्राइज नहीं हो सकता है। अगर वो जिस तरह से अपनी सेना का, अपने एयरक्राफ्ट का, अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी रेसिप्रोकेशन होता जा रहा है। देखिए, स्थिति विस्फोटक है। हमारे सेना अध्यक्ष कह चुके हैं, हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं कि स्थिति जो है आज चीन के साथ सीमा पर बहुत ही संभवतः सबसे खतरनाक स्थिति में है। लेकिन क्या होगा कि जब हम भी तैयार हैं, वो भी तैयार हैं, तो विस्फोटक होने के बाद भी उतना आसान नहीं हो जाता है। अगर आप हर फ्रंट से तैयार हैं तो लड़ाई की संभावना कम हो जाती है तैयारी के बावजूद। अगर एक बहुत ज्यादा तैयार है और एक तैयार नहीं है, तब तो लड़ाई बिल्कुल हो जाएगी। और आज भारत 62 वाला भारत नहीं है। आज हमारे पास हर तरह से हमारी जो एयर सुप्रीमेसी है, हमारे पास जो कम्युनिकेशन और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो सैटेलाइट और जो दूसरे हमारा जो कोलैबोरेशन है दूसरे देशों के साथ, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है, वो आज पहले से बहुत अधिक आधुनिक है। सो चीन भी पूरी तैयारी में है, क्योंकि चीन
आज दुनिया में अपनी दादागिरी बनाने के लिए दुनिया में नंबर 1 बनने की होड़ में निकला था। राइट सर। और वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है कि हम झुक नहीं रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ भारत भी- ऋषि दीक्षित। मैं सिंह साहब आपके पास दोबारा हूँ। दीक्षित साहब आपके पास इसलिए आऊंगा और जो चीज़ आपसे जानना चाहेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जिस दिन चुशूल हुआ, हमने ब्लैक टॉप हिल टॉप लिया, क्या उसके बाद आपको लगता है कि एक प्रॉब्लम आ गया पीएलए के अंदर, पीएलए की लीडरशिप के अंदर? अब उनकी नाक का मामला बना है और उस नाक को बचाने में वो पूरी दुनिया को इस आग में झोंकने की कोशिश में है, क्योंकि खबरें बहुत इसी तरीके की डेवलप हो रही है कि चुशूल के बाद माहौल बदला। देखिए गौर साहब, बात यह है कि चुशूल वाले कार्रवाई में जो उन्होंने कोशिश की थी वो उनको उल्टी पड़ गई है। रही बात उनकी इज्जत और बेइज्जती वाली बात, तो वो उनकी आदत है, चाहे वो डोकलाम से ले लीजिए चाहे और कहीं से ले लीजिए। बात यह है कि अभी तक उनकी गिरदड़ भभकी में सारे लोग आ जाया करते थे और किसी ने अब तक उनको आगे बढ़ के चैलेंज नहीं किया था। हमारे यहाँ पे किस्सा क्या होता था कि वो चुपके से एलएसी को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे और घुस आते थे। बाद में फ्लैग मीटिंग्स का दौर, बातचीत का दौर चलता था, कुछ पीछे जाकर के मामला रफा दफा हो जाता था, बोले इसको बैक बर्नर पर रखो और बाकी आगे की कार्रवाई करते हैं। इस बार सिचुएशन यूं है कि हम अपनी संप्रभुता और अपनी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर जरा सा भी बदलाव किसी कीमत पे चाहते नहीं है। जैसा कि 96 में एक कमीशन बना था और उसमें ये हल करने की कोशिश की गई थी कि भाई जैसे जैसे जहां पे एलएसी की जो पोजीशन है उसमें गिव एंड टेक करके इसको समझ लिया जाए और खत्म किया जाए तमाशा जी। उसमें भी जो है चाइना ने जानबूझ करके उस चीज को निगेट किया और उसको मानने से इनकार किया, क्योंकि वो चाह रहा था कि जो स्थिति है, जो उसने पहले कब्जा किया है 62 में और जो बीच में आगे वो घुसता रहा है और बाद में थोड़ी बहुत बातचीत हुई और उसके बाद यथास्थिति पे आगे चीजें दोबारा से उलट के उसी के फेवर में चली जाती थी और लोग साइलेंट हो जाते थे। इस बार जो है स्थिति भिन्न हो गई है। इस बार स्थिति यह है कि वो है एक तो चोरी की पोजीशन पे, चुपके से घुसना किसी बहुत बड़े देश का कोई कायदा कानून या उसका रसूख नहीं होता है। अगर चुपके से आप घुसते हैं और घुसने के बाद में कोई कार्रवाई होती है और जिस देश की संप्रभुता को आप आंख दिखाने की छेड़ने की कोशिश करते हैं, वो देश अगर मुड़ के खड़ा होकर आपको भगाने की कोशिश करेगा तो दोनों में बहुत जमीन आसमान अंतर होता है मनोबल के रूप में। बिल्कुल आपकी बात सही है। इससे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है। मैं आऊंगा दोबारा आपके रहमत आपके पास दूंगा, लेकिन खबर को जरा मैं और आगे बढ़ाता हूं। जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े अच्छे विजुअल्स आज देखने को मिले, क्योंकि वो विजुअल्स अक्रॉस द बॉर्डर एक पैगाम दे रहे थे। अगर हो सके जरा वो लद्दाख वाले विजुअल्स प्ले करवा दीजिएगा, जो लद्दाख के फ्यूनरल के विजुअल्स थे आज के। तो लद्दाख के अंदर एक बड़ी खबर के साथ जरा वो भी आज लाइएगा। दूसरी बड़ी खबर पर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख के अंदर आज एसएसएफ के जवान का फ्यूनरल यानी लास्ट राइट्स जो हैं मजहबी अकीदत के साथ पूरे किए गए। और जब वो सुबह सुबह हो रहा था, सुबह 6 बजे के टाइम आसपास का टाइम था, तो पूरा लद्दाख यानी लेह के सारे लोग सड़कों पर नजर आ रहे थे। और लद्दाख के ऊपर जब वो नजर आ रहे थे तो उन्होंने जहां नारे आर्मी के हक में दिए और वहीं पर उन्होंने तिब्बत जिंदाबाद के भी नारे दिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना है, क्योंकि इससे अक्रॉस द बॉर्डर बड़ा मैसेज गया है। एसएसएफ का जवान जो एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ, उसके लास्ट राइट्स थे, तिरंगा भी था, तिब्बत के फ्लैग्स भी आप देख रहे थे, दोनों तरह के नारे वहां पर गूंज रहे थे। लेकिन अब जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये था कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसएसएफ और विकास यूनिट, उसमें राम माधव का आना और राम माधव का वहां पर रुककर वहां पर उस प्रोसेस का हिस्सा बनना, ये दो चीजें एक साथ थी। लेकिन शिकार आगे जो था वो कहीं ना कहीं चाइना था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये विजुअल्स बड़ी चीजें जो है वो प्ले कर रही हैं। सबसे पहले रहमत आपके पास आऊंगा और उसके बाद सभी के पास चलूंगा। ये जो विजुअल्स आज हम देखे सुबह लेह में जो आए सामने, राम माधव का आना और फिर जिस तरीके से तिब्बत के लोगों ने तिब्बत जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए, ये मैसेज क्या कुछ कह रहा था? ये कहीं ना कहीं ईश्वर की ये नारे जो लगाए गए और जो आज की तस्वीरें आई हैं सुबह सुबह देखने के लिए, वो तस्वीरें चीन के अंदर बेचैनी पैदा करने वाली है।
काफ़ी बेचैनी पैदा करने वाली है इससे। और जो पहले से ही कहा जा रहा था कि तिब्बत हमारा है, चीन भी जिस पर दावा का, जिस पर अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब हम इस चर्चे में शामिल हैं, तब एक खबर आई कि एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा किया और तिब्बत पर भी फिर से चाइना के फॉरेन सेक्रेटरी ने दावा किया है और कहा है कि हमारा हिस्सा है। तो ये तस्वीरें हैं वो बेचैनी पैदा करने वाला, और ये सच दुनिया को दिखाने के लिए चीन के तिब्बत असल है किसका और तिब्बत वाले किसके साथ है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चीन को एक आईना दिखाने वाले। दूसरी बात हमने जिसकी तरफ इशारा किया कि इस वक्त चीन के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है कि तिब्बत हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अरुणाचल प्रदेश में गुज़श्ता दिनों 5 शहरी का अगवा कर लिया पीएलए ने, जिसकी शिकायत हमने की थी पीएलए से। अब कहा जा रहा है फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से कि हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं, हम इसकी जानकारी देने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है और वहां के जो शहरी वो हमारे हैं। तो ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है चाइना की तरफ से, जो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिर गया हुआ है। और आज की तस्वीरें इस बेचैनी में इजाफे के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। ये फटाफट से आपके पास डॉक्टर साहब, जो आज विजुअल्स थे, तिरंगा भी था और तिब्बत का झंडा भी था, पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी थी, आम लोग भी थे, तिरंगा भी था और नारे भी थे। ये जो संगम आज हमने लद्दाख के अंदर देखा, क्या ये मैसेज चला गया बाहर अक्रॉस द बॉर्डर, जिनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था? ये बहुत जरूरी मैसेज गया गौर साहब, कोई शक नहीं इस चीज में। पर मैं ये कहता हूं, अगर हम फुल स्केल अपोजिशन और चेकमेटिंग चाइना का नहीं करेंगे तो ये मौका में करना पड़ेगा। देखिए, एसएफएफ खड़ी इसलिए की गई है, क्या 30-40 साल से इसलिए खड़ी की गई है कि वो तिब्बतन्स हैं, उनके मन में बहुत गुबार है कि ये उन्होंने चाइना को सबक सिखाना है। हमने उसी को यूज करके उनकी ट्रेनिंग क्या है, पैराट्रूपर्स हैं, वो लैंड करके रियर में और वहां तकलीफ देंगे। तो हमने फुल स्केल आगे जाना है। और इन सब चलते मैं ये कहना ये चाहता हूं कि जल्दी से हमने सेटल नहीं करना है इस बात को। पर मैं एक चीज वार्निंग देना चाह रहा हूं, इस सब के अंदर अभी भी डाउटफुल है। ये जो पपलू की तरह रशिया बिहेव कर रहा है, मालूम नहीं लास्ट मिनट रशिया उधर जाएगा, लुढ़क जाएगा चाइना की तरफ या हमारी प्रति, नंबर 1। नंबर 2, मैं बता रहा हूं, हमको पता है इस चीज का कि एलओसी में तकलीफें बढ़ती रहेंगी। विंटर्स में पहले नहीं होती थी इन्फिल्ट्रेशन, वो अभी भी चालू रहेगी 3-4 महीने, अभी भी ठंड में बहुत रहेगी। स्टेनलेस स्टील बुलेट्स चाइना ने पाकिस्तान को दी हैं, जिसके चलते जो हमारे बुलेट प्रूफ वेस्ट होते हैं हमारे फौजी पहनते हैं, उनमें भी वो तकलीफ वो करती हैं। तो हम तो उसके लिए अकॉर्डिंगली नई बुलेट प्रूफ जैकेट भी ले रहे हैं। तो ये काफी हॉट अप हो रहा है, वॉर में ऐसा ही होता है। तो अगर इस टाइम जिसने पहले ब्लिंक किया, जो पहले बैठ गया, जो वो मर गया। जो पहले ब्लिंक करेगा वो बहुत खतरनाक होगा। तो एनपी सिंह साहब, जो लगातार कहा जा रहा था, देखिए मिलिट्री फ्रंट पर तो हम काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट पर हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज करना होगा। बहुत सारी डिबेट्स में इस तरीके की बातें हमारे साथ शेयर हुई यहाँ पर कि न सिर्फ हमने तिब्बत को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बल्कि उनके दूतावास को भी खोलना पड़ेगा। तो मैं क्या आज ये मानूं कि राम माधव जी का वहां पर जाना, नो डाउट कि उनका पार्टी मीटिंग था, लेकिन वो फ्यूनरल में चले गए, वो एक मैसेज था कि देखिए आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे अगर आप सुधरेंगे नहीं। बिल्कुल, राम माधव जी का वहां उपस्थित होना एक कड़ा संदेश हो सकता है चीन के लिए। देखिए, शुरू से ही हम तिब्बत के मुद्दे पर हमने वहां की एग्जाइल गवर्नमेंट को यहाँ पर रिकॉग्निशन किया, लेकिन हमने तिब्बत का, हमारे सरकार ने कोई बहुत बड़ा रिकॉग्निशन इंडिया में नहीं किया था। लेकिन आज शायद मौका आ गया है कि अगर चीन अपना व्यवहार, अपना रवैया नहीं बदलता है तो भारत को अपनी नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। और यूएस और कई बड़े देश इस पक्ष में भी हैं कि तिब्बत इस टाइम फोरफ्रंट पर है, दूसरा नंबर है ताइवान का। तो देखिए, इस तरह की स्थिति जो अब बनी हुई है, जो एक मैसेज वहां से जा रहा है, वो चीन की बेचैनी तो बढ़ाएगा, लेकिन भारत का रुख और कड़ा और स्पष्ट करने में भी मदद करेगा। अगर चीन अपनी इस तरह का रवैया जारी रखेगा तो भारत और कड़े रवैये और अपना कड़ा रवैया अपनाएगा और तिब्बत को एक पूरा रिकॉग्निशन देने के विषय में सोच लेगा। एक शायद बहुत कड़ा मैसेज है, मैं ये समझता हूं। दीक्षित साहब, क्या आपको लगता है कि अगर इसमें थोड़ी सा जिस तरीके का माहौल है और उसमें तिब्बत कार्ड खेला गया, इससे बैकफुट पर या प्रेशर किसी तरीके से बीजिंग पर पड़ेगा, जिनपिंग की पॉलिसीज पर पड़ सकता है अगर ये कार्ड खेला गया? क्योंकि
बहुत सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कार्ड को एक बार खेल लीजिएगा। देखिए गवर्नर साहब, इस पर हमें अपनी फिंगर्स को क्रॉस रखना पड़ेगा। अभी हम किसी इस नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, जो पीछे चीजें हैं उनको हम दोबारा से एकदम से सही कर सके। इस टाइम पे जो हमारा फोकस है वो हमारी अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर है, और उसी पे हम कड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे साथ अगर कुछ किया जाएगा तो हम उसको जो है जवाब देने के लिए सक्षम है, और हम कहीं उसमें पीछे नहीं हटेंगे किसी कीमत पे, और हम टेक ऑन करने के लिए तैयार हैं। रही बात तिब्बत की, तिब्बत का जहां तक सवाल है, उनकी जो SFF है हमारे पास में, जो हमारे उसके ट्रुप्स हैं, वो वहां के लिहाज से, वहां के भौगोलिक लिहाज से रफ एंड टफ है, और किसी भी चीज को गेम चेंजर के तौर पे वो साबित करते हैं वहां पे, जैसा भी उन्होंने किया है। रही बात ये जो पॉलिटिकल चीजें आपने थोड़ा हिंट किया है कि राम माधव जी वहां पे गए हैं और वहां की जनता जो है पूरी शामिल हुई है लद्दाख में, और उसका जा रहा है कि पूरी जनता और वहां का जो अवाम है वो इस चीज से बहुत नाराज है चाइना से। ये तो बहुत स्ट्रांग मैसेज खुद में है चाइना के लिए, तो खाली पीस ऑफ लैंड से आप किसी की सॉवरेनिटी को नहीं ले सकते हैं। अगर वहां की जनता और वहां के लोग आपके मानसिक तौर पे साथ नहीं होते हैं और विद्रोह की स्थिति होती है, तो उसका कोई फायदा होता नहीं है। ये तो सिर्फ एक टेक्टिकल सुपीरियरिटी के लिए अपनी चीजें आगे करने में वो पता नहीं क्यों आगे आगे आता रहता है चाइना। अदरवाइज इसका सब चीजें शोभा में साहब, ये चाइना की टैक्टिक्स है कि प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए से विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते रहे और अपनी बाउंड्रीज को दोबारा से खींचते रहे कि देखिए यहां तक हमारा है, और विवाद को चलाते रहे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर की ओर मैं चलता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम चीन की बात करते हैं तो उसमें बड़ी चीजें जो है वो जो डिस्कशन के लिए होनी चाहिए। और ये बड़ी खबर जो है कि 5 लोगों का अपहरण हुआ था, और ये खबर हमने आपको बताई थी, और फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ जो MLA थे उन्होंने इस खबर को बताया था हमारे साथ लाइव ट्रांसमिशन में आकर कि किस तरीके से PLA ने 5 लोगों का अपहरण किया, 2 बच निकले थे, और उसके बाद भारत सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर हॉटलाइन पर अपनी शिकायत PLA के सामने रखी थी कि इन 5 लोगों की वापसी हो। लेकिन अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन बीजिंग के अंदर है जो लेंजन, उनका जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश को जो भारत के अंदर है, जो भारत की एक स्टेट है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। क्यों? ये उनका हिस्सा है। ऑफिशियल स्टैंड उन्होंने बता दिया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बतियन रीजन का हिस्सा है। और जहां तक अपहरण की बात है, किडनैपिंग की बात है, उस पर उन्होंने कहा कि उसके पास कोई चीज नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, और अगर हुआ है तो बताया जाएगा आपको बाद में भी, क्योंकि ये मामला उनका है, इसलिए किसी को इसमें आने की जरूरत नहीं है। लद्दाख तो लद्दाख, अरुणाचल पर जो लाइन उन्होंने आज खींची है ये काफी अलार्मिंग है, क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो 5000 किलोमीटर के आसपास ये सरहद है जो चाइना के साथ मिलती है, LAC पर जिन्हें हम कहते हैं, ये हाइपर एक्सक्लूसिव भी है और एक्सप्लोसिव भी है, दोनों चीजें वहां पर है। तो ये फटाफट से आपसे डॉक्टर दीवान समझना चाहूंगा, ये माइंड गेम जो खेलने की कोशिश है चाइना की तरफ से, इसका इंपैक्ट नेशनल इंटरनेशनल हुकअप पर क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि अरुणाचल हमारा, अरुणाचल के अंदर इलेक्शंस हम कर रहे हैं, अरुणाचल के लोग हमारे साथ हैं, और दावा आज चीन ने दोबारा पेश कर दिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर फॉरेन मीडिया भी मौजूद था। गौहर साहब, चीन एक्सपोज हो चुका है एज ए एक्सपेंशनिस्ट कंट्री। खोखले दावे, झूठे दावे, ये उसकी आदत बन चुकी है, दुनिया में हर देश जानता है। अगर इस टाइम तिब्बत के ऊपर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो लीड ले सकती है। पहला काम जो हमने ऑफेंसिव डिफेंस किया है, 29-30 अगस्त की रात को ब्लैक टॉप लिया है, उसके चलते ऑफेंसिव डिफेंस का तरीका हमें डिप्लोमेसी में लाना पड़ेगा, और हम तिब्बत के आगे भी बढ़ेंगे, सारी कंट्रीज हमें फॉलो करेंगी। और पहला काम वाजपेयी साहब ने 2003 में कह दिया था, हम नॉन इंटरफेरेंस, चीन तिब्बत आपका मानते हैं, चीन को कहा था, हमें खत्म करना है। और देखिए हांगकांग पीछे हट गया है मामला, उस पर शोर मचाना है। आप समझ लीजिए, चीन ऐसा देश है, हम ठंडे पड़ जाएंगे तो ये उसकी भले मनसाई को समझ के पीछे हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताइवान की एम्बेसी का अनाउंसमेंट हो जाए इंडिया के अंदर, और इंडिया की एम्बेसी ताइवान में खुले। नंबर 3, नंबर 4, वो जो कोरोना वायरस का है, जो इंक्वायरी बैठानी है, WHO का चेयरमैन कौन है? इंडिया है, इंक्वायरी बिठाए। आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल डरने की बात नहीं कि हम पीछे हट जाएं तो चीन पीछे हट जाएगा, चीन और सवार हो जाएगा।
पूरे ऑल नो होल्ड्स बार्ड तरीके से हमने ऑफेंसिव डिफेंस पे जाना है, तभी हमारा काम होगा। ऑफेंसिव डिफेंसिव पर जाना हो तब जाना हो। रकील रहमत, आपके पास फटाफट से आना चाहूंगा, आपने तो पहले इस खबर को कहा था, लेकिन अब जो डेवलपमेंट और भी आ रही है पैंगोंग में, जहां पर इतना फौजी जमाव है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे हमने जिसको खोल दिया जी, इंटरनेशनल विजिटर्स आके पैंगोंग आ सकते हैं, डिस्प्यूटेड लैंड पर आ रहे हैं, जहां पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स खड़ी आपने कर दी हैं, तो पॉलिटिकल कार्ड है या अब इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया है चाइना के अंदर कि पॉलिसी बनाने में भी अब लूप होल साफ नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए चाइना के अंदर अब आवाम को समझ में आने लगी है या उन तक ये सच पहुंच चुका है कि पैंगोंग में क्या कुछ हुआ। ये अचानक से टूरिस्ट पैलेस को खोलने का जो फैसला लिया गया है, उसमें डोमेस्टिक भी टूरिस्ट आ सकते हैं, इंटरनेशनल भी। पीआर का काम बड़ी तेजी के साथ, ये इसलिए कि वो अपना हक वहां पर मजबूती के साथ बनाए रखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम यहां पर मजबूती के साथ अपनी जमीन मजबूत करने के लिए और उस सच को छुपाने के लिए जिस पर हिंदुस्तान अभी काबिज है, उससे कोशिश में ये फैसला लिया गया। अचानक फैसला लिया गया है, लेकिन ये फैसला बहुत ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है और ना ही इंटरनेशनल टूरिस्ट ऐसे मौके पाएगा जब वहां पर बड़ी तादाद में ट्रुप्स मौजूद हो और दोनों मुल्कों के दरमियान इस कशीदा सूरत हाल हो, खतरा हो, उसके बीच ये टूरिस्ट के बुलाए जाने और पीआर की लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर आ जाए तो ये गनीमत है। ये सिर्फ दिखावे की कोशिश और अब ये दावा को मजबूत बनाने के का एक ढोंग है कि हम यहाँ पर काबिज हैं और हमारी पकड़ यहाँ पर। ठीक है एमपी सिंह साहब, ये तो पैंगोंग वाला मामले पर भी अपनी टिप्पणी दे दीजिएगा कि क्या ये पॉसिबल है एक आम नागरिक की हैसियत से, और दूसरा जो ये नई पॉलिसी अडॉप्ट ऑफिशियली और दोबारा आज अरुणाचल पर अपनी बात कह चुके हैं, इससे पहले पैंगोंग सो दिप्सांग और इस मामले पर जो वो लगातार कहते आ रहे हैं कि देखिए हम तो अपनी जमीन पर है, आप जाइए, अपने उस स्टैंड में लचक पैदा नहीं कर पा रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि आधी दुनिया से ज्यादा उसके खिलाफ है। देखिए चीन की नीति क्या रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयान देकर गुमराह करना और हकीकत में कुछ और करना। ये जो टूरिस्ट बुलाने की बात कह रहे हैं वो भी एक पॉलिटिकल गिमिक है। और जहां तक अरुणाचल वाली बात है तो आपने देखा होगा कि तिब्बत को उन्होंने इलीगली कैप्चर कर लिया, ऑक्यूपाई किया हुआ है और पिछले काफी टाइम से वो अरुणाचल को भी इसी तरह से, आज पहली बार नहीं है कि वो ऐसा कह रहे हैं, उससे पहले भी कहते रहे हैं कि ये तिब्बत का हिस्सा था, तिब्बत हमारा हो गया तो अरुणाचल भी हमारा हो गया। इस तरह की चाइना का फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने का काम पहले से भी चलता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस चीज को समझता है। दुर्भाग्यपूर्ण क्या रहा है कि चाइना का जिन भी देशों के साथ, लगभग 13 देशों के साथ जो बाउंड्री है, वो उसके कंपेयर में जो स्ट्रेंथ थी वो उतनी मजबूत नहीं थी और कोई भी उसे डायरेक्टली चैलेंज करने की स्थिति में नहीं था। संभवतः पहली बार ये स्थिति आई है कि चाइना को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से फुल चैलेंज किया जा रहा है। एक्चुअली कोई भी झुकने के लिए भारत ने पहली बार इतना रेसिस्टेंस और चैलेंज ऑफर किया है। उसे उस चीज का भी एक शौक है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नंबर 1 की लड़ाई में था। वो ये जो जितना भी ये कोरोना काल में हुआ है सब एक नीति के तहत है वो, और वो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके और अपनी ही सुप्रीमेसी जमाना चाहता था। राइट सर, अपनी सुप्रीमेसी जमाने के चक्कर में ये सारा कुछ जो हो रहा है। तो फटाफट से दीक्षित साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं सिचुएशन है, क्या ये इसलिए है क्योंकि भारत ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपना इनरोड किया और वहां पर शायद जहां मुश्किल लग रहा था खलीजी मुल्कों के अंदर, मुस्लिम मुल्कों के अंदर, कि भारत जाके उन्हें सपोर्ट मिले, वहां से सपोर्ट मिल रहा है, फिर वेस्ट की ओर जाते हैं तो भारत को हाथों हाथ लिया जा रहा है। शायद ये एक्सपेक्टेशन चाइना की नहीं थी, मिसकैलकुलेट कर गया चाइना कहीं पर। मिसकैलकुलेट तो उसको मैं नहीं कहूंगा कि मिसकैलकुलेट किया है, क्योंकि बहुत सयाना मुल्क है वो और सब जगह पे हर हालात उसकी नजर रहती है। वो एक अलग बात हुई कि इंडिया का जो रोल है और यूक्रेन वर्ल्ड में जैसा उभर के आया हुआ है कि सारे देश उसके अपने कामों से और उसकी अपनी छवि से सारे के सारे मुल्क उसको मानते हैं और सपोर्ट करते हैं। गलत कहीं पे होता नहीं है वो। तो इसलिए जो है ये तो नहीं कहेंगे कि उसको शायद इस मिसकैलकुलेशन में कोई शक रहा हो कि इंडिया के साथ बाकी देश नहीं होंगे, बट हाँ उसको अपनी ताकत पर जरूर मिसकैलकुलेशन हुआ है इस बार। वो समझ रहा था कि जैसे आज तक हम करते आ रहे थे
वैसे फिर से घुसेंगे और राइट, जाके बैठ मिस जाएंगे। कैलकुलेशन हुआ, आप भी ये मानते तो फटाफट से रहमत जरा ये बताइएगा, जब ये मिस कैलकुलेशन की हम बात करते हैं तो क्या यही वजह है जो अब बीजिंग से खबर डेवलप होकर आ रही है कि जिनपिंग अपने कमांडरों की लगाम कसने के ऊपर लगा है और जिस तरीके से ब्लैक टॉप, हिल टॉप और चुशुल के आसपास हुआ है, जो गतिविधियां बढ़ी हैं उसको लेकर नाराज है? एक बड़ा रिशफल, एक मेजर चेंज मिलिट्री कमांड में हो सकती है, इस तरीके की बीजिंग से खबर आ रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए चीन के सदर शी जिनपिंग काफी नाराज हैं पीएलए के टॉप कमांडर से, खासतौर से वो लोग जो ब्लैक टॉप को लेकर के कोशिश में थे कि ब्लैक टॉप पर कब्जा कर ले, लेकिन उससे पहले इंडियन आर्मी, चूंकि उनका ऑपरेशन 120 मिनट का था इंडियन आर्मी का, और 100 मिनट में पूरा कर लिया, और वहां पर जो पीएलए की टीम थी या अफवाज से उन्हें खदेड़ा, तो वहां पर जो नाकामी हुई है उसके बाद से चीनी सदर की बुखलाहट सामने आई। उन्होंने कहा कि टॉप कमांडर में हायरार्की बहुत ही ज्यादा है और ये जो नुकसान हुआ है ब्लैक टॉप को लेकर के, इसकी सजा मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि अंदरूनी खाना जो बेचैनी है चीन की, मैं इस वक्त 2-3 बड़ी खबरें उसी सिलसिले से जोड़ दूंगा कि बेचैनी क्यों बढ़ती हुई दिखाई दे रही। एक तो हिंदुस्तान के साथ कशीदगी है, ताइवान का अलग मसला है, तिब्बत ताइवान हो, अरुणाचल प्रदेश ये अलग है, साथ ही साथ हांगकांग की बात कर ले, लेकिन अमेरिका से जो मसला है वो अलग। इस वक्त में सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो परेशानी की सबसे बड़ी बात है, वो एक हिंद चीन कशीदगी है, दूसरा यह कि बिजनेस पूरी तरह से ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम आपके सामने बात कर रहे हैं इस वक्त हमें 2-3 बड़ी खबरें मिली है। एक खबर यह है कि सैमसंग ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि वो अपने टीवी फैक्ट्री को चीन से हटा रही है, बंद कर रही है। एक दूसरा यह है कि कल रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एप्पल की 8 कंपनियां चीन से सीधे हिंदुस्तान आ रही हैं। तीसरी बड़ी खबर यह आ रही है, एसआईएम कह रही है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं चीन की जो हिंदुस्तान आने की कोशिश में है और बहुत सारे को बहुत जल्द अप्रूवल मिल भी जाएगा। तो ये बिजनेस का पूरा हब जो था चीन, अब वहां से उठ क्योंकि जापान का भी एक ऑर्डर आ गया। कल हम देख रहे थे कि जापान ने भी अपनी कंपनीज को कहा कि वो मेक शिफ्ट करें भारत की ओर। सब्सिडी भी जापान ने देने का ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान की तरफ अपनी कंपनी लाते हैं तो उन्हें सब्सिडी भी जापान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी लेवल पे जो बहुत मजबूत अपने आप को कहता था चीन, उसका बेड़ा गर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है और सरहदों पर जो तमाशा बन रहा है वो सबके सामने। चलिए बड़ा फटाफट से बढ़ते हैं आगे। अब मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लेकर भी चीन परेशान और हैरान भी होगा, क्योंकि आज एक और बड़ी कामयाबी जो है वो भारत को मिली है। और बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहे हैं कि इन भारत के अंदर हाइपरसोनिक स्क्रीम जेट को टेस्ट फायर किया गया है और वो टेस्ट फायर जो है वो पॉजिटिव आया है, यानी वो कामयाब हुआ है। और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरा वीडियो ट्वीट करके देश के लिए खुशखबरी दे दी है। बैलिस्टिक कैरियर मिसाइल, बैलिस्टिक कैरियर जो है ये हाइपरसोनिक स्क्रीम जेट जिसका नाम दिया गया है बैलिस्टिक कैरियर है, ये माना जा रहा है कि ये गेम चेंजर के तौर पर हो सकता है जब ये पूरी तरह से हमारी फौजियों के हाथ लगे, क्योंकि अभी जो इसका रेंज है दैट इज 30 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं जो पास वाला मामला आपका लद्दाख और आसपास के एरियाज में है, वहां पर ये गेम चेंजर के तौर पर माना जा सकता है। फटाफट से आपका डॉक्टर भूषण दीवान साहब, आपका पहला रिएक्शन इस पर। मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट दोनों कामयाबी के साथ आज हमारे सामने है जो हाइपरसोनिक स्क्रीम जेट का फायर हुआ। और साहब बहुत बधाई की खबर है, बहुत अच्छी खबर बताई आपने हम सबको। ये बहुत गेम चेंजर जरूर होगा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं चुनौती बहुत बड़ी है, यह एक बहुत बड़ी कड़ी जरूर है, पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मेरी समझ में, मेरे आंकलन में जो चीन खुराफात अभी करेगा वो लद्दाख में नहीं करेगा, वो बाकी एरियाज में करेगा। क्यों? सारा अटेंशन हमारा लद्दाख पे है और पूरा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा है, हमने देखना है, ये हमें अलर्ट रहना है। हालांकि आपकी जो खबर बहुत अच्छी है, गेम चेंजर के लिए बहुत बड़ी कड़ी है। सिंह साहब, गेम चेंजर और कितनी नींद उड़ेगी इससे अब आगे चाइना की, क्योंकि लगातार वो तो ड्रिल और फॉल्स वीडियो अपलोड कर ही देता है, कभी ना कभी दिखाई देता है कुछ ना कुछ, और ग्लोबल टाइम तो इसके लिए मशहूर भी है। हमने तो ऑफिशियली बता दिया कि हाँ भाई ये है। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चीन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता है। चीन ने जिस तरह से हमारे बाजार को, देखिए बाजार भी एक तरफ छोड़ दें, अब आ जाइए अपने डिफेंस के ऊपर। इंडिया का जो मिसाइल और सैटेलाइट, ये जो दो हमारे सिस्टम रहे हैं, हमने इतनी तेजी से विकास किया है, काफी लंबे टाइम से हमारे दोनों डीआरडीओ और हमारा जो इसरो है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमने पिछले कुछ वर्षों में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है
कि हर कुछ अंतराल के बाद हमने नए जनरेशन की नए कैपेसिटी की मिसाइल्स लगातार लॉन्च करते रहे हैं। और जब जिस दिन हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी, शायद भरोसा नहीं था क्योंकि चीन ही दुनिया में रूस और अमेरिका के बाद तीसरा देश था, हम चौथे देश बने थे। और वो इतनी बड़ी खबर थी, और लाइव सैटेलाइट को हमने डिस्ट्रॉय किया था, सिर्फ एक फायर नहीं किया था, एक सैटेलाइट को जो 28,000 किलोमीटर की स्पीड से ऑर्बिट में घूम रहा था, उसे हमने लगभग 30,000 किलोमीटर की स्पीड से हमने डिस्ट्रॉय किया था। और वहां से ही बेचैनी बढ़ने लगी थी, 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया है। वो ऐसे स्टेप्स थे जिन्हें शायद उन्हें भरोसा नहीं था कि ये कभी कर पाएंगे। और दिन प्रतिदिन हमारी क्षमता जो आज होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रही है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं आऊंगा दोबारा आपके, लेकिन रहमत फटाफट से ये बताइएगा, खबर ये आ रही है कि 10 सितंबर को फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत का दौरा कर रहे हैं और 10 को एनएसए से भी मीटिंग है। कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ और खबर है इस बारे में? जी बिल्कुल, 10 तारीख काफी खास दिन होने वाला है। उस दिन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस फ्लोरेंस से पार्ले हिंदुस्तान आएंगी, क्योंकि उसी रोज आईएएफ जो राफेल हमें मिला है, आईएएफ को बाकायदा तौर पर सौंपा जाएगा। इसके लिए इंजेक्शन सेलिब्रेशन बाकायदा एक प्रोग्राम रखा गया है कि किस तरह से उसको बाकायदा तौर पर शामिल किया जाएगा। उस प्रोग्राम में अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगी और वहां इस तकरीब का हिस्सा बनेंगी। लेकिन साथ ही साथ वजीर दफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात होगी इनकी, एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात होगी। इनके साथ जो टीम आ रही है वो टीम है उनके डिफेंस सेक्टर से, डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं और डिफेंस प्रोडक्शन से जुड़े हुए भी लोग हैं। बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं। जो डील होगी कहीं ना कहीं एक बड़ी डील हो सकती है। 10 तारीख को एक दूसरी बड़ी खबर यह है कि उसी रोज फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना दोनों की मीटिंग भी होनी है और बात होगी एलएसी पर। तो 10 तारीख पर सबकी नजर है, क्योंकि 10 तारीख की जो यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 तारीख है, इस पर हमारी पूरी नजर है। फटाफट से एक और खबर जो इस वक्त समंदरों से बाहर आ रही है, साउथ चाइना सी पर सबकी नजर है, क्योंकि अमेरिका का बेड़ा वहां पर है, अमेरिका के जहाज वहां पर है। और खबर यह आ रही है कि साउथ चाइना सी में 2 वॉरशिप भेज दिए हैं चाइना ने। और जब चाइना ने 2 वॉरशिप भेज दिए, अमेरिका वहां पर पहले ही है। भारत ने पूरे मामले पर नजर बनाई है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि चाइना के बाद ब्रिटेन ने भी फैसला किया कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां पर भेजेगा। ब्रिटेन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और जब साउथ चाइना सी सप्लाई चेन की बात हो रही है तो यह महीना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी रहमत बता रहे थे कि 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन 10 तारीख में होने हैं और इसी महीने के आखिर पर सप्लाई चेन को कैसे काटा जाए उस पर क्वाड की मीटिंग होगी। बड़ी अहम बात हो रही है और ये समंदरों का मामला जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आप लगातार नजर बनाए रखे हुए इन सभी मामलों पर। ये जो 2 चीजें आज 2 जहाज भेजे गए चाइना की तरफ से, ये कितना अलार्मिंग है साउथ चाइना सी के लिए? ब्रिटेन का आना कितना खतरनाक बनता है? हम तो पहले से ही नजर बनाए रखे हुए हैं मामले पर। गोवर साहब, ये सीन ऑफ एक्शन जो सारा है 2 ही पॉइंट्स हैं, लद्दाख और साउथ चाइना सी। मैं बार बार ही कहता रहा हूं आपके चैनल पे, फिर कह रहा हूं, साउथ चाइना सी में अगले 1.5-2 महीने में कुछ ना कुछ होना है। और मैं आपको बताता हूं क्या है। 2021 नेक्स्ट ईयर जो है 100th एनिवर्सरी है सीसीपी की, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की, और जी पिंग इसको बहुत शान से जश्न से मनाना चाह रहे हैं। ये उसके चलते सब खुराफात की है। खैर, उन्होंने कदम उठाया है, पूरी जगह में गड़बड़ी फैलाई है। तो ये साउथ चाइना सी में जो होना है एक्शन, ये होके रहेगा और ये लद्दाख में भी रहेगा। और ये बिकॉज ऑफ उसने अपने चेंजेस इतने किए हैं इंटरनली, कितनी अपोजिशन है, अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश करने के लिए हर तरफ खुराफात मचा रहा है। तो हमें काफी ये मौका है और काफी राइट सर। एनपी सिंह साहब, आपका टिप्पणी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप नेवी को बिलोंग करते हैं, आपने नेवी के इन्स आउट्स को देखा। ये जो ब्रिटेन का आना है, 2 कैरियर इनके आने हैं, अमेरिका पहले से ही वहां पर मौजूद है। भारत ने हर एक चीज पर नजर रखी है और इसी महीने क्वाड की मीटिंग है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सप्लाई चेन कट जाएगी जी चाइना की। देखिए, सबसे बड़ा जो फ्लैश पॉइंट होगा टेंशन का, लद्दाख हो या भारत चीन सीमा हो, यहां फुल फ्लैश वार होने की स्थिति नहीं है, ना ही पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन साउथ चाइना सी एक ऐसी जगह है जिसे चाइना बहुत सालों से जबरदस्ती कब्जाने की कोशिश करता रहा है और उससे पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि समुद्र किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी किसी एक देश की नहीं होती है। अब आप देखिए कि चाइना के ने 2 एयरक्राफ्ट भेजे हैं, लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो कभी अकेला नहीं होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा होता है कि उसके पास लगभग 80 से 100 फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट, फ्रिगेट, सबमरीन, ऑयल टैंकर
एवरीथिंग इट गोज एज ए फ्लीट। हवा जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो कभी अकेला सेल नहीं करता है, उसकी सेफ्टी के लिए एक पैकेज होता जी। है और वो किसी भी इवेंचुअलिटी से को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। कोई भी चैलेंज किसी तरह का भी, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर एंड सरफेस टू अंडर वाटर एंड अंडर वाटर टू सरफेस एंड अंडर वाटर टू एयर ऑल्सो। सो आप सोच सकते हैं कि ऑलरेडी अमेरिकन प्रेजेंस वहां है। नंबर 2, शायद आपको पता भी होगा, भारत का भी एक डिस्ट्रॉयर वहां पर है साउथ चाइना सी में, और ब्रिटेन अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का मतलब उनकी फ्लीट वहां जा रही है। इसका मतलब इट विल हैव मेनी थिंग्स। और चाइना ने अपने 2 एयरक्राफ्ट, अगर वो डिस्ट्रॉयर हो किसी भी कैटेगरी के हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि अब कोई भी देखिए जब वन वर्सेस अदर्स हो जाता है पोलराइजेशन और बढ़ेगा। अगर वो चाइना सी में ज्यादा एग्रेसिव होगा तो दुनिया में पोलराइजेशन एंटी चाइना और बढ़ेगा। और ब्रिटेन की नेवी और यूएस की नेवी आप समझ सकते हैं 2 सबसे सशक्त नेवी जो है दुनिया की उनमें से एक है। बहुत बहुत और शुक्रिया उनकी एनपी सिंह presence साहब, साउथ चाइना ऋषि सी में दीक्षित साहब, बहुत डॉक्टर बड़ा भूषण वजन दीवान रखती है। और मेरे साथी रहमत कलीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। अपडेट लगातार हमने आपको बताया कि इस 40 मिनट के प्रोग्राम में कि चाइना में क्या कुछ हो रहा है, समंदर के अंदर क्या कुछ हो रहा है और सरहदें किस तरीके से गर्म है। और अगर कहीं से भी एक चिंगारी उठती है तो ये मान लीजिए आप कि जंग होनी है, और ये जंग इस बार छोटी नहीं होनी है, बहुत बड़ी होनी है। अल्लाह करे कि जंग ना